कहानी की शुरुआत में हम दो अमेरिकन स्नाइपर्स को सूरज की जलती धूप में छुपे हुए देखते हैं। ये स्नाइपर्स अमेरिका में नहीं बल्कि इराक में होते हैं। फिर अगले सीन में साल 2007 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बुश अमेरिका और इराक के बीच चल रहे वॉर को खत्म करने की घोषणा करते हैं, जिस वजह से दोनों देशों के बीच सालों से चल रही युद्ध अब खत्म हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका अपने दो बहुत ही काबिल स्नाइपर्स सार्जेंट मैथ्यूज और उसके स्पॉटर सार्जेंट आइजक को इराक भेज देता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी अमेरिकन कंपनी का इराक में पाइपलाइंस कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वॉर खत्म होने के बावजूद अमेरिकन वर्कर्स सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि कोई था जो अभी भी उन वर्कर्स को यहां मार रहा था। इन दोनों स्नाइपर्स को उन लोगों को मारने के लिए भेजा गया था जो कंस्ट्रक्शन पर काम कर रहे लोगों को अपना निशाना बना रहे थे। दोनों स्नाइपर्स सूरज की जलती रोशनी में पत्थरों के बीच छुपकर पाइपलाइन पर नजर रखे हुए थे कि कहीं यहां पर कोई दुश्मन तो नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता है और इन दोनों को यहां छिपे हुए पूरे 20 घंटे से भी ज्यादा का समय हो जाता है। घंटों तक इंतजार करने के बाद मैथ्यूज का सब्र टूटने लगता है और वह आइजक से कहता है कि पार्टनर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई इराकी सोल्जर है, क्योंकि इस जगह पर केवल कुछ मरे हुए वर्कर्स और कुछ मरे हुए अमेरिकन गार्ड्स हैं। इसके अलावा मुझे वहां कोई एक पत्ता भी हिलता दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमें वहां खुद जाकर चेक करना चाहिए। लेकिन आइजक कहता है कि हमें वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर जितने भी लोग मरे हैं उन्हें किसी ने हेडशॉट से मारा है। हो सकता है कि इस जगह पर कोई इराकी स्नाइपर हो जिसने उन लोगों को मारा है और उसे शक है कि शायद वह स्नाइपर जुबा होगा। जुबा एक बहुत ही खौफनाक इराकी स्नाइपर था। मैथ्यूज को लगता है कि आखिर 30 सेकंड में कोई 8 लोगों को कैसे मार सकता है, इसलिए उसका मानना है कि उन पर किसी ग्रुप ने हमला किया होगा। लेकिन आइजक को लगता है कि जरूर यहां पर कोई स्नाइपर मौजूद है। अब उन दोनों को यहां इंतजार करते हुए पूरा एक दिन बीत जाता है और इस दौरान उन्हें यहां कोई भी हलचल देखने को नहीं मिली थी। मैथ्यूज का सब्र टूट जाता है और वह खड़ा हो जाता है। वह आइजक से कहता है कि वहां कोई दुश्मन नहीं है, इसलिए मैं खुद वहां चेक करने जा रहा हूं और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे पीछे से देख सकते हो। आइजक उसे मना करता है, लेकिन मैथ्यूज उसकी बात नहीं मानता और वह कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर जाने लगता है। आइजक पीछे से उस पर नजर रखता है। कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर मैथ्यूज को अमेरिकन सोल्जर्स और वर्कर्स की डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। मैथ्यूज को एक मरे हुए सोल्जर के पास से एक रेडियो मिलता है, जिसे लेकर वह आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ आइजक मैथ्यूज को ठीक से देख नहीं पाता, क्योंकि आइजक का स्कोप खराब हो जाता है। जब आइजक मैथ्यूज को अपने स्कोप के बारे में बताता है तो मैथ्यूज उससे स्कोप बदलने को कहता है, लेकिन आइजक बताता है कि यह स्कोप उसके मरे हुए साथी डीन का है और वह इसे उसकी आखिरी निशानी समझकर अपने पास रखता है। मैथ्यूज जब सारी डेड बॉडीज को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर जितने भी लोग मारे गए हैं वह सारे हेडशॉट से मारे गए हैं। मैथ्यूज जल्दी से यह बात आइजक को बताता है और आइजक उसे तुरंत वहां से निकलने को कहता है, लेकिन मैथ्यूज अभी भी वही खड़ा होता है, क्योंकि वह जानना चाहता था कि आखिर उन्हें मारा किस तरफ से गया है। तभी एकदम से मैथ्यूज को एक गोली आकर लगती है और वह धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मैथ्यूज आइजक को बताता है कि उसे गोली लगी है। यह सुनकर आइजक भागकर उसके पास जाने लगता है। वह स्नाइपर आइजक पर भी गोली चलाता है, लेकिन आइजक गोली से बचने के लिए जिगजैग पोजीशन में भागता है। आइजक मैथ्यूज के पास पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक गोली उसके पैर में लग जाती है, जिस वजह से वह घायल हो जाता है। आइजक उस स्नाइपर से बचने के लिए एक दीवार के पीछे आकर छुप जाता है। उधर मैथ्यूज दर्द से तड़प रहा था और वह आइजक से बेस पर कांटेक्ट करके बैकअप और रेस्क्यू टीम को बुलाने के लिए कहता है। आइजक के पैर में गोली लगी थी, इसलिए वह अपने घाव पर पट्टी बांधता है ताकि खून को रोका जा सके। इसके बाद वह बैग से रेडियो निकालकर अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन रेडियो में कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्योंकि रेडियो का एंटीना टूट चुका था। उस स्नाइपर ने जानबूझकर एंटीना को टारगेट किया था ताकि वह अपने बेस से कांटेक्ट न कर पाए। हम देखते हैं कि मैथ्यूज अभी जिंदा है और वह अपनी राइफल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आइजक उससे कहता है कि तुम हिलो मत, वरना वह स्नाइपर तुम्हें गोली मार देगा। आइजक वॉल में एक होल करके अपने स्कोप को वहां लगा देता है ताकि वह उस स्नाइपर को देख सके। इसके बाद वह अपने पैर में लगी गोली को बाहर निकालने लगता है। ऐसा करने से उसे काफी तेज दर्द होता है, लेकिन वह गोली बाहर निकल जाती है। अब दर्द की वजह से आइजक यहां बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तब उसे रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है। आइजक को लगता है कि बेस के लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वह उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है कि हमें गोली लगी हुई है, इसलिए हमें मदद चाहिए। वे लोग उधर से कहते हैं कि हम तुम्हें देख नहीं पा रहे हैं, इसीलिए तुम हमें अपनी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ, या फिर तुम जहां हो वहां से खड़े होकर गोली चलाओ, तभी हम तुम्हारे पास आकर तुम्हें बचा लेंगे। उनकी बात सुनकर आइजक थोड़ा परेशान हो जाता है, जिस वजह से इसे उस आदमी के ऊपर शक होने लगता है, क्योंकि वह आदमी जो करने के लिए आइजक से कह रहा था वह सारी चीजें नियमों के खिलाफ थीं। आइजक नोटिस करता है कि उस आदमी का एक्सेंट एक अमेरिकन की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, इसलिए यह समझ जाता है कि वह वही स्नाइपर है जिसने इन्हें गोली मारी है और वह अब इसे भी मारना चाहता है, इसलिए वह इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पूछ रहा है। दरअसल उस स्नाइपर को आइजक के रेडियो की फ्रीक्वेंसी मिल गई थी, जिस वजह से वह इससे बात कर सकता था। आइजक कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। यह सुनकर वह कहता है कि मैं जानता था कि तुम मुझे पहचान लोगे, इसलिए अगर तुम यहां जिंदा रहना चाहते हो और अगर अपने साथी को भी जिंदा देखना चाहते हो तो तुम मुझसे बात करते रहो। मैथ्यूज को जिंदा रखने के लिए
आइजक को न चाहते हुए भी उस स्नाइपर से बात करनी पड़ती है। वह स्नाइपर आइजक से कुछ पर्सनल सवाल पूछता है, जैसे कि वह स्नाइपर कैसे बना और उसके परिवार में कौन कौन है। आइजक उसे वह सब इसलिए बताता है ताकि वह उसे अपनी बातों में उलझा कर रखे। आइजक स्नाइपर की लोकेशन जानने के लिए अपने स्कोप से देखता है और जमीन पर एक मैप बनाता है और सोचता है कि आखिर वह स्नाइपर कहां हो सकता है। आइजक उस स्नाइपर से पूछता है कि तुम कौन हो, तो वह कहता है कि मैं यहाँ का एक सिविलियन हूँ और मैं सिर्फ अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। आइजक कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ का युद्ध तो अब खत्म हो चुका है। तुमने यहाँ जितने भी लोगों को मारा है सारे मासूम लोग थे, क्योंकि वह लोग सिर्फ पाइपलाइन में काम कर रहे थे और उस पाइपलाइन को बनने के बाद उससे इराकी गवर्नमेंट का ही फायदा होगा। लेकिन तुम यहाँ काम कर रहे लोगों को मारकर सारी चीजें खराब कर रहे हो और तुम खुद को एक इराकी कहते हो। यह सुनकर वह आदमी हंसने लगता है और कहता है कि कोई युद्ध खत्म नहीं हुआ, युद्ध सिर्फ तुम्हारे लिए खत्म हुआ है। हम जैसे लोगों के लिए युद्ध कभी खत्म नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है कि क्या वह सारे पैसे इराकी गवर्नमेंट को मिलेंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि वह सारे पैसे अमेरिकन गवर्नमेंट को मिलेंगे। आइजक को यहाँ एक सोल्जर के पास रेडियो दिखाई देता है, इसलिए यह उस स्नाइपर की बात इग्नोर करके रेडियो लेने की कोशिश करता है। लेकिन वह स्नाइपर कहता है कि मुझसे बात करते रहो वरना मैं मैथ्यूज को मार दूंगा। यह सुनकर आइजक कहता है कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता? स्नाइपर कहता है कि मुझे तो यह भी पता है कि तुमने कितने लोगों को मारा है, और अगर आज मैंने मैथ्यूज को मार दिया तो यह वह दूसरा आदमी होगा जो तुम्हारी गलती से मारा जाएगा, क्योंकि तुम्हारी गलती से पहले भी एक आदमी मर चुका है जिसका नाम डीन था। दरअसल डीन आइजक की गलती से मरा था, क्योंकि आइजक का निशाना चूक गया, जिस वजह से वह गोली डीन को लग गई और वह मारा गया। स्नाइपर की बात सुनकर आइजक काफी हैरान होता है और सोचता है कि आखिर उसे यह सब कैसे पता चला। आइजक को प्यास लगी हुई थी, इसलिए वह अपनी बोतल निकालकर पानी पीता है, लेकिन बोतल खाली होती है क्योंकि स्नाइपर ने बोतल के बीच में गोली मारी थी। स्नाइपर कहता है कि मैंने जानबूझकर बोतल में गोली मारी थी। आइजक कहता है कि तुम बकवास कर रहे हो, क्योंकि कोई भी इतना सटीक निशाना नहीं लगा सकता। स्नाइपर कहता है कि मैंने तुम्हारे रेडियो को तोड़ दिया ताकि तुम अपने बेस से कांटेक्ट न कर पाओ, और मैंने जानबूझकर तुम्हारे पैर में गोली मारी है ताकि तुम यहाँ से भाग न पाओ। स्नाइपर कहता है कि तुम बिना पानी और इलाज के यहाँ तड़प तड़प कर मरने वाले हो। आइजक कहता है कि तुम एक आतंकवादी हो। यह सुनकर वह आदमी हंसने लगता है और कहता है, तुम लोग हमारे देश में बंदूक लेकर आते हो और हम पर गोलियां चलाते हो, और तुम मुझे ही आतंकवादी बोल रहे हो। कुछ ही देर बाद आइजक उस स्नाइपर को देख लेता है जो कि एक बड़े से कचरे के ढेर में छिपा हुआ था, लेकिन आइजक को अभी भी स्नाइपर की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं थी। 24 घंटे लगातार उस कचरे के ढेर में छिपे रहना और उसके बाद भी एकदम परफेक्ट निशाना लगाना, यह काम केवल जुबा ही कर सकता था। आइजक कहता है कि तुम कहीं जुबा तो नहीं? कुछ समय बाद यहाँ धूल भरी हवाएं चलने लगती हैं। आइजक उस चीज का फायदा उठाता है और जल्दी से एक मरे हुए सोल्जर के पास आता है। आइजक उसका बैग लेकर वापस से वॉल के पीछे आकर छिप जाता है। वापस आकर वह देखता है कि उसका स्कोप टूट गया है, जिस वजह से वह अब उस स्नाइपर को नहीं देख पाएगा। इससे यहाँ रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है। आइजक को पता चलता है कि मैथ्यूज अभी भी जिंदा है। आइजक उसे स्नाइपर की लोकेशन बताता है और वह स्नाइपर को अपनी बातों में उलझा कर रखता है ताकि मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंच जाए। मैथ्यूज के पास एक एम्ब्लेम था जो एक शीशे की तरह काम करता है, इसलिए वह उस एम्ब्लेम से कचरे के ढेर की तरफ देखता है। साथ में ही वह रेंगते हुए अपनी राइफल को लेने की कोशिश करता है। स्नाइपर आइजक को बताता है कि पहले वह बगदाद में एक टीचर हुआ करता था, लेकिन एक दिन अमेरिकन के हमले से स्कूल के सारे बच्चे मारे गए, इसलिए तब से उसने अमेरिकी सेना से बदला लेने का फैसला कर किया था। तभी हम देखते हैं कि इस जगह पर तेज हवा की वजह से काफी धूल उड़ रहे थे, जिस वजह से वह स्नाइपर आइजक को देख नहीं पाता। मौका पाकर मैथ्यूज अपनी राइफल तक पहुंच जाता है और राइफल से वह उस स्नाइपर पर फायर करता है, लेकिन राइफल रीलोड करते समय वह स्नाइपर इसे गोली मार देता है। गोली सीधा मैथ्यूज के कंधे पर लगती है। जान बचाने के लिए वह आइजक की तरफ जाने लगता है। मैथ्यूज आइजक के पास पहुंचा ही था कि उससे पहले वह स्नाइपर उसके सिर पर गोली मारता है, जिस वजह से मैथ्यूज की यहाँ पर मौत हो जाती है। यह सब देखकर आइजक को काफी हर्ट होता है, क्योंकि उसका साथी उसके ही सामने मारा गया और वह कुछ भी नहीं कर पाया। स्नाइपर कहता है कि युद्ध तो पहले ही खत्म हो चुका है और तुम अब तक यहाँ इराक में क्या कर रहे हो? आइजक कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस अपने घर जाना चाहता हूँ और अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूँ। स्नाइपर कहता है कि तुम इतनी आसानी से अपने घर नहीं जा सकते, तुम्हें मुझे अपनी कहानी बतानी होगी और तुम तब तक जिंदा रहोगे जब तक तुम मुझसे बात करते रहोगे। आइजक यहाँ रोने लगता है और कहता है कि हाँ, मैंने ही डीन को मारा है। मैं अपने दुश्मन स्नाइपर को मारने वाला था, लेकिन मेरा निशाना चूक गया, जिस वजह से वह गोली डीन को जा लगी और वह मारा गया। लेकिन आज तक मैंने सबसे झूठ बोला है कि डीन को दुश्मनों ने मारा है। स्नाइपर से बात करते समय आइजक को रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है। आइजक देखता है कि बेस के लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए आइजक उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंचती। वह बस उनकी आवाज सुन सकता था। आइजक यहाँ स्नाइपर की आवाज सुनता है जो बेस के लोगों से कांटेक्ट करके उनसे मदद मांग रहा था। बेस के लोगों को लगता है कि रेडियो पर जो उनसे बात कर रहा है वह आइजक है, लेकिन वह स्नाइपर था। आइजक को यहाँ सारी बात समझ आ जाती है और उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर जितने भी वर्कर काम कर रहे थे उन्होंने कभी मदद मांगी नहीं, क्योंकि उस स्नाइपर ने उन्हें पहले ही मार दिया था और उसी ने बेस पर कांटेक्ट किया था ताकि मदद के लिए और सोल्जर्स यहाँ पर आए और वह उन्हें भी मार दे।
वह स्नाइपर यहां जाल बिछाकर एक एक अमेरिकन सोल्जर्स को मार रहा था। आइजक को एहसास होता है कि वह स्नाइपर कितना ज्यादा खतरनाक है। आइजक यहां बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब उसे होश आता है तब उसे यहां हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है। आइजक स्नाइपर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह कोई उत्तर नहीं देता। आइजक को लगता है कि शायद वह स्नाइपर सो रहा है, इसलिए यह जल्दी से मैथ्यूज की राइफल अपनी तरफ खींचता है। वह देखता है कि 2 हेलीकॉप्टर उसकी तरफ आ रहे हैं, जिन्हें उस स्नाइपर ने यहां बुलाया था। आइजक अपनी वॉल को गिरा देता है और उस कचरे के ढेर की तरफ निशाना लगाता है। स्नाइपर भी आइजक पर निशाना लगाए बैठा हुआ था, लेकिन धूल की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। स्नाइपर उस पर फायर करता है, जिस वजह से आइजक उस रोशनी को देख लेता है। वह ठीक उसी जगह पर फायर करता है जहां से उसने रोशनी देखी थी। स्नाइपर अब कोई भी हरकत नहीं करता, जिसे देख आइजक को लगता है कि इसने उस स्नाइपर को मार दिया। आइजक उठकर खड़ा हो जाता है, लेकिन वह अभी भी डर रहा था, क्योंकि अगर स्नाइपर जिंदा हुआ तो वह इसे मार देगा। लेकिन इस पर कोई भी फायरिंग नहीं होती। आइजक को कंफर्म हो जाता है कि वह स्नाइपर अब मर चुका है। हेलीकॉप्टर यहां लैंड होती है। सोल्जर्स आइजक को हेलीकॉप्टर में ले जाने लगते हैं। आइजक बार बार उनसे कहता है कि उस कचरे के ढेर में चेक करो, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि आइजक की आवाज साफ नहीं होती। वे लोग उसे लेकर यहां से जाने लगते हैं। जैसे ही हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, वैसे ही वह स्नाइपर इन पर गोलियां चलाने लगता है। स्नाइपर उन सभी को मार देता है, जिस वजह से उनका हेलीकॉप्टर नीचे गिरकर क्रैश हो जाता है। आइजक, मैथ्यूज के साथ साथ वह सारे सोल्जर्स भी यहां मारे जाते हैं और उसी के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट्स में जरूर बताना। अगर आपको ऐसी और कहानियां सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।